यहीं पे हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा राब्ता टूटा था। ओके, ये हमने बात की कि ये एक्सप्रेशन तब है जब स्मॉल क्यू ओरिजिन पे है, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास तब है। इनमें थोड़ा डिफरेंस है, इस आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर, इस आर यूनिट वेक्टर, इस आर यूनिट वेक्टर में थोड़ा डिफरेंस, ठीक है। जबकि लॉ में हमने कोई चेंजेस नहीं की, ठीक है। आपको पता है कि अब डिस्टेंस ये आर है और अब जो डायरेक्शन है वो दिस आर डायरेक्शन है। तो बेटा ये हमने बात की कि ये एक्सप्रेशन देख के ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, ग्रिफिथ ने जहाँ जहाँ पे लिखी है कि सोर्स चार्ज जो स्मॉल क्यू है वो रीजन पे नहीं है बल्कि आर प्राइम डिस्टेंस पे है। लेकिन मैंने बात की कि यहाँ क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि आर प्राइम डिस्टेंस पे है, तो मैं इसे एक और फॉर्म में लिखना पसंद करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो कैसे फॉर्म हम ला सकते हैं उस पर बात करते हैं। जी बेटा, ये चीज़, ये स्लाइड है आपके सामने। तो बेटा क्या है कि हाँ, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है आर वेक्टर के बारे में, जो सेपरेशन वेक्टर है फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू द फील्ड पॉइंट या फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, ठीक है। वो इस तरीके से, क्योंकि दैट इज इक्वल टू आर माइनस आर, आर प्राइम वेक्टर। तो आपको पता है आर वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस जी इंटू जी यूनिट वेक्टर। आर प्राइम है एक्स प्राइम इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई प्राइम इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस जी प्राइम इंटू जी यूनिट वेक्टर। तो ज़ाहिर है दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करना आपको पता है कि किस तरीके से करते हैं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेयर आर यूनिट वेक्टर इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्यू। तो बेटा पिछली एक्सप्रेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर था। तो आर यूनिट वेक्टर को अगर आप यूं लिख लें तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर की बजाय यहाँ आ जाएगा आर मैग्नीट्यूड क्यूब, और यहाँ आर यूनिट वेक्टर की बजाय आ जाएगा आर वेक्टर। बात क्लियर है? जी सर। ठीक है। और हमें पता है कि आर वेक्टर आर माइनस आर प्राइम वेक्टर की इक्वल है, और जो आर मैग्नीट्यूड क्यूब है वो इस आर माइनस आर प्राइम मैग्नीट्यूड क्यूब के इक्वल होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाती है, जिससे ये भी बात वाज़ेह है कि वो स्मॉल क्यू आर प्राइम डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन मुझे पसंद है क्योंकि इसमें से क्लियर है कि आर प्राइम डिस्टेंस पे है, स्मॉल क्यू रखा है, फिक्स्ड है वहाँ उस डिस्टेंस पे, लेकिन इस डिस्टेंस पे लिखा है। और क्योंकि ये आर प्राइम डिस्टेंस फिक्स्ड है तो बड़ा इसका मतलब है फोर्स सिर्फ आर पे ही डिपेंड कर रही है, यही इन स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब बात हम करते हैं, हाँ, स्पेशल केस, वो जो ओरिजिन पे रखा हुआ था, जो एक्सप्रेशन आप पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, दिस दैट इज एक्चुअली द स्पेशल केस ऑफ दिस मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो स्पेशल केस है तो ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये जनरल एक्सप्रेशन और वो स्पेशल केस है। मसलन अगर क्यू ओरिजिन पे है बेटा, ओरिजिन पे है तो ये जो आर प्राइम डिस्टेंस होगा आप ओरिजिन पे ले जाए उठा के, तो आर प्राइम डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। यस सर। So it means r prime vector will be a null vector। तो अगर r prime वेक्टर नल वेक्टर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय दिस r मैग्नीट्यूड क्यू, ये मैंने लिख दिया, इनटू r वेक्टर, दिस r वेक्टर, ये चीज रह जाएगी। और इस r वेक्टर को, वालेकुम अस्सलाम, इस आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं बेटा आर मैग्नीट्यूड इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड आर एक इसकी एक पार को कम कर देगा तो आपके पास फिर यही एक्सप्रेशन आ जाएगी, जी सर। ठीक है। ये वही एक्सप्रेशन है जिसे हम कहते हैं कि ये तब वैलिड है इफ स्मॉल क्यू इज एट ओरिजिन। तो आपने देखा, दिस इज अ मच मोर जनरल एक्सप्रेशन जो ग्रिफिथ्स यहाँ पे यूज करेगा थ्रू आउट दिस कोर्स। बात क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास हम बात करते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि उसके लिए एक टेस्ट चार्ज पे फोर्स हम देखना चाह रहे हैं। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद बेटा हमारी ये है कि इफ वी हैव मोर देन वन स्टैटिक पॉइंट चार्ज, हमारे पे पीछे हम एक सिंगल स्टैटिक पॉइंट चार्ज को डिस्कस करके आए हैं, उसकी वजह से फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू। अब हम कहते हैं कि हमारे पास मोर देन सिंगल यानी मोर देन वन static point charges, यानी we have lot of static point charges,
ठीक है, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिक पॉइंट सोर्स चार्जेस, और हम उन सारे स्टैटिक पॉइंट सोर्स चार्जेस की वजह से देखना चाहते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज कैपिटल। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा क्या है कि हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चार्जेस हैं, एंड ऑल आर पॉइंट चार्जेस एंड ऑल आर स्टैटिक। ठीक है, और इनकी वजह से हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा है कैपिटल क्यू पे। ठीक है, तो हम इस पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स देखना चाहते हैं कि ये सारे चार्जेस स्टैटिक पॉइंट सोर्स चार्जेस मिलके कैपिटल क्यू पे क्या फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा जो हमारे पास हम पीछे डिस्कस करके आए हुए हैं कि जो हमारे पास फील्ड पॉइंट या टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है हम उसे इस आर से डिनोट करें। ठीक है, अच्छा बेटा ये फोर्स जो है नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल दीस स्टैटिक पॉइंट्स और चार्जेस ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपको पता है, आपने ऐसा पीछे पढ़ा हुआ है, उस एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसे आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड हाउ यू डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? यू से दैट interaction between any two charges is completely unaffected by the presence of other. This is what you say the superposition principle. और mathematical form superposition principle की बेटा ये है, आप mathematically superposition principle को इस तरीके से लिखते हैं कि ओके ये फुल एक्सप्रेशन है बेटा आपके सामने, ये चीज। ठीक है, कि आप नेट फोर्स और टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्सर्टेड बाय ऑल दीस चार्जेस। ठीक है, आप करते यूं है कि फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल Q, फोर्स ड्यू टू फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल Q, फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल Q, फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल Q एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है? तो सारी Yes. फोर्सेस को हर पॉइंट स्टैटिक पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हमें फोर्स पता है, हम कूलम लॉ की मदद से फाइंड कर सकते हैं, तो हर एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स एक्सर्टेड बाय एवरी सिंगल स्टैटिक पॉइंट सोर्स चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कूलम लॉ और ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही है? इस तरीके से वेयर एफ नेट इज द नेट फोर्स exerted by all these static points or charges on test charge capital Q. F1 is the force exerted by Q1 on test charge capital Q. F2 is the force exerted by Q2 on test charge capital Q. F3 is the force exerted by Q3 on the test charge capital Q. बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप Q1 की वजह से कैपिटल Q पे फोर्स लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे मसलन ये मैंने इसे Q1 कहा है, तो बेटा जो पोजीशन वेक्टर है सोर्स चार्ज का, आपको पता है उसे हम R प्राइम वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो बेटा क्योंकि ये फर्स्ट चार्ज है तो मैं R प्राइम के सबस्क्रिप्ट में R1 प्राइम लिखता हूँ, यानी 1 भी ऐड कर देता हूँ। सबस्क्रिप्ट में मैंने 1 लिखा है ताकि आपको याद रहे कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट सोर्स चार्ज। बात समझ आ रही है? Yes, sir. और जो सेपरेशन वेक्टर है फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, आपको पता है सेपरेशन वेक्टर को आप इस आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, और क्योंकि ये सेपरेशन वेक्टर है फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, इसलिए मैं इसके सबस्क्रिप्ट में डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी? इसी डायरेक्शन के अलोंग फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसको आप कहते हैं R1 यूनिट वेक्टर, R1 डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? तो बेटा जी कूलम सर। लॉ से बड़ा आसानी से आप लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 into capital Q divided by R1 square into R1 यूनिट वेक्टर। बात क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, वेयर R1, ये जो R1 वेक्टर है बेटा, ये फिगर से क्लियर है कि अगर ये आप ये वेक्टर कंसिडर करें, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, तो बेटा यहाँ पे भी हेड टू टेल रूल आप यूज कर सकते हैं। आपको पता है R इज द रिजल्टेंट एंड दैट रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू R1 प्राइम प्लस R1 वेक्टर, सो R1 वेक्टर विल बी इक्वल टू R माइनस R1 प्राइम वेक्टर, जो कि मैंने यहाँ लिखा है आपको बताने के लिए। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, अब हम फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल Q फाइंड करना चाहते हैं। Q2 बेटा ये है,
तो इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने डिनोट किया R2 प्राइम से, और सेपरेशन वेक्टर फ्रॉम द सेकंड चार्ज टू द टेस्ट चार्ज इसको मैंने इस R2 वेक्टर से डिनोट किया है। और बिकॉज फोर्स एक्सर्ट along the line joining the तो रेडियल फोर्स है, तो बेटा इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू फोर्स, किस फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल Q, उसकी डायरेक्शन बेटा ये होगी, ये R2 डायरेक्शन होगी। बात क्लियर है? Yes, sir. और इस फिगर से देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल बन रही है, मैंने एरोज भी डिनोट किए हुए हैं। R is the resultant and R2 prime plus R2 vector will be equal to R vector. So R2 vector will be R minus R2 prime vector, ये चीज है and so on। इसी तरीके से आप सारे लिखते जाएंगे। बात क्लियर है बेटा? तो ये आपके Yes, sir. पास F2 आ गई। बेटा मैंने यहाँ थर्ड चार्ज बनाया नहीं क्योंकि मैंने कहा कि ये फिगर बहुत बड़ी मैस बन जाएगा इस फिगर का, यानी कि यहाँ पे बहुत गन बन जाएगा। तो मैंने इसकी समझ आपको समझ आ जाएगी कि ये आप गेस कर सकते हैं कि ये जो फोर्स एक्सर्टेड बाय Q3 होगी और टेस्ट चार्ज कैपिटल Q, वो ऐसी होगी कुछ। जी सर, चालू। ठीक हो गया? अच्छा, अब बेटा क्या है कि आप देख रहे हैं कि तमाम टर्म में 1/4πε0 और कैपिटल Q कॉमन है। तो बेटा मैं लिख लेता हूँ कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4πε0, और मैं इनको समेशन में लिख लेता हूँ कि समेशन ओवर आई, ठीक है। यू कैन सी दैट QI डिवाइडेड बाय RI स्क्वायर्ड इनटू RI यूनिट वेक्टर, ये चीज मैंने लिखी। क्लियर है बेटा कि किस तरीके से मैंने लिखा? क्लियर है सर। where QI is the ith charge। आप देख रहे हैं मैंने फिगर में यहाँ पे शो किया हुआ है ith charge। पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith charge is RI prime and the separation vector from the ith charge to the test charge is this RI vector, and the unit vector that represent this direction of RI vector is RI unit vector। बात क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। सी यार अटेंडेंस ले लो बेटा, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अटेंडेंस ले लो। ओके सर। ले लिया अटेंडेंस बेटा? जी सर, स्टार्ट कर। स्टार्ट कर दे। जी सर। बेटा GR भी है प्रेजेंट है बेटा आज की मीटिंग में? जी सर। अच्छा ठीक हो गया, ओके। तो बेटा यहाँ तक बात क्लियर होगी? जी क्लियर है सर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और ये एक्सप्रेशन ये R आपको ये बता रहा है कि जो सोर्स चार्जेस हैं वो ओरिजिन पे नहीं रखे हुए, ओरिजिन से सम डिस्टेंस पे हैं। तो जाहिर बात है कितने मुख्तलिफ चार्जेस कितने डिस्टेंस पे हैं। तो बेटा मैं फिर इस तरीके से लिखने जा रहा हूँ कि मैं अगर लिखूँ RI यूनिट वेक्टर को कि RI वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा RI वेक्टर डिवाइडेड बाय RI मैग्नीट्यूड Q। बात समझ आ रही है? और RI जो वेक्टर है आपको पता है दैट इज R, दिस R माइनस RI प्राइम वेक्टर। तो बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको QI डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड Q, ओके, RI मैग्नीट्यूड Q, दैट इज R माइनस RI प्राइम वेक्टर होल मैग्नीट्यूड Q, लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस RI वेक्टर इज R माइनस RI प्राइम वेक्टर, यू कैन सी R माइनस RI प्राइम वेक्टर। बात क्लियर है बेटा? जी सर। तो ये आपके पास फोर्स की एक्सप्रेशन आ गई बेटा, exerted by all these static point source charges on test charge capital Q, where I represents here the number of the static point source charges। ठीक है, ये नंबर जीरो नहीं हो सकता, सो आपको पता I जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, सो I स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। और जितने चार्जेस होंगे, मतलब फर्स्ट करें मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब आपके पास 3 चार्जेस हैं, तो I स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू 3। बात समझ आ रही है? तो जाहिर है फिर F1 F2 F3 आपके पास आएगी। बात क्लियर है ना बेटा? I represent here the number of the static point source charges, ठीक है, and F net is the net force of the total force exerted by all these static point source charges on test charge capital Q। बात क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, ओके।
तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे ख़त्म होता है। टाइम आपका होने वाला है 2 मिनट, 1 मिनट आपको रह गया।